Hello everyone, this is Komal. Welcome to our YouTube channel Learning Empire, where you will get everything in the easiest way that you can't even imagine. So, friends, I'm going to start the Indian polity. I'm Lakshmi Kant. The chapter name is Preamble. You might aware about the preamble, but you don't know about the sensitive points about the preamble. Am I right? And if you know, then you are the best. वैसे तो आप लोग बेस्ट ही हैं, दैट्स वाई यू आर हियर ऑन आवर चैनल टू लर्न एनीथिंग एंड एवरीथिंग. So please, if you are online and reading my slides properly, then please like the button. सो प्रियम्बल जो चैप्टर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. प्रियम्बल क्या है, कहाँ से आया, किसने बनाया, क्यों बनाया, इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे. इंडियन पॉलिटी के एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 4 हो जाता है ये. और जितना ही ना ही सिर्फ आपको आपके यूपीएससी में हेल्प करेगा इन द एवरी एग्जाम वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, यूपीएससी और बीपीएससी, आई मीन टू एनी अदर स्टेट लेवल एग्जाम और डी ट्रिपल एस भी जिसके लिए भी आप अप्लाई किया हुआ है और आपको पॉलिटी पढ़नी है, देन यू शुड हैव मस्ट, मतलब यू मस्ट हैव इंडियन पॉलिटी टू बी इन योर माइंड. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर preamble. This is Komal. Let's start the chapter now. So this is the beautiful preamble of the Constitution of the India. You can say that this is the Bible for the India. Means आपको अगर यह पता नहीं है, मान लीजिए आपका कोई एग्ज़ाम है और उसमें प्रियम्बल के बारे में कुछ भी पूछ लिया, एंड इफ़ यू मतलब कि इमेजिन करो दैट दे आर आस्किंग यू टू राइट द प्रियम्बल ऑफ इंडिया, देन अगर आपने कोई मिस्टेक की, देन मीन्स यू आर, आई मीन टू से, आपको माफ़ करने वाला कोई नहीं होगा. तो प्रियम्बल आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, हमेशा. देखो क्या है हमारा प्रियम्बल. ब्यूटीफुल, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स justice, liberty, equality, fraternity in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves. I'm sorry for the cutting. तो ये थोड़ा सा कट हो गया है नीचे से. give, enact and give to ourselves this constitution. और जस्टिस के अंदर हमारा आ जाता है social economy and political liberty of thought expression, belief, faith and worship, of equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. सो फ्रेंड्स, इसमें हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वाई दीज वर्ड्स ओनली एंड व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. एंड द पॉइंट इज दैट, द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि प्री में, स्पेशली प्री में प्रीएम्बल से इतने क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि छोटे से पैराग्राफ से इतना क्वेश्चन भी बन सकते हैं. लाइक अभी तो आपको याद नहीं होगा, बट शायद आई थिंक 2017 के जो प्री हुआ था, तो देर वॉज ए क्वेश्चन अबाउट, आई थिंक, लिबर्टी में क्या क्या है, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इनके अलावा भी कुछ है क्या, मतलब कि ऑप्शंस वर देयर. तो मतलब ये सब भी आ जाता है आपके लिए. तो ये सब आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है. जस्टिस में क्या है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ओनली. लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, आई थिंक देयर वाज फ्रीडम और सम काइंड ऑफ वर्ड राइट देयर. तो वो कैंसिल करना था, तो जो सही था वो सिलेक्ट करना था. तो आपको प्रियम्बल बहुत अच्छे से समझना है, बहुत वास्ट तरीके से समझना है, ध्यान से समझना है. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारे चैप्टर. ये था हमारा प्रियम्बल. अब इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. आखिर प्रियम्बल है क्यों, कहाँ से आया, किसने बनाया, कैसे आ गया. ये अचानक रातों रात तो नहीं आ सकता, कुछ तो वजह है. देखो, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, द यूएस. इसमें देखो फर्स्ट लाइन क्या है, वी द पीपल ऑफ द यूएस. क्या लग रहा है जैसे एकदम फर्स्ट लाइन पढ़ते ही ऐसा नहीं लगता जैसे इंडिया का शुरू होने वाला है. इसका मतलब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रियम्बल, ओके, इन द वर्ल्ड. कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ही था जिसने प्रियम्बल की शुरुआत की. ठीक है, तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया ने वी द पीपल ऑफ जो फ्रेज है वो लिया. ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया जो वर्ड्स है, ये लाइन है, हमारे इंडिया ने वो ली है हमारे यूएस से. ठीक है, वी द पीपल ऑफ, कि हम जनता हैं इंडिया की. ठीक है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं इंडिया के लिए. ठीक है, हम ही चलाएंगे इंडिया को. मीन्स वी आर द पावर, वी आर सुप्रीम, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया. तो इस लाइन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है प्रियम्बल में. ठीक है, The term preamble refers to the introduction of preface
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीफेस, दिस इज FACE मीन्स ये प्रीफेस शो करता है, मतलब आखिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है क्या, ये पूरा उसके अंदर शो करता है, ठीक है। दिस शोज द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी एक्ट्स है, जो भी है वो इससे रिलेटेड हैं। सब जस्टिस है तो वो कौन से आर्टिकल के अंदर है, सोशल है वो कौन से आर्टिकल के अंदर है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी, ये सब जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी आर्टिकल के अंदर है, ठीक है। तो इससे हमें आइडिया मिल जाता है कि हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आखिर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। द एमिनेंट जूरिस्ट थे हमारे NA पालखीवाला, ही वॉज द वेरी मतलब ऑनरेबल जज, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ को रिजॉल्व किया, लाइक मिनर्वा मिल्स केस, यू माइट अवेयर ऑफ द केस, और भी कई केसेस थे। तो इन्होंने जो है कहा प्रियम्बल को द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से ID कार्ड है ना। यू टेल मी द वन क्वेश्चन दैट ID कार्ड, व्हेन डू यू सी योर ID कार्ड, मीन्स अगर आप स्कूल में भी थे, चलो स्कूल का ही ID कार्ड लेकर चलती हूँ मैं, जब आप स्कूल में थे तो आपका ID कार्ड कब बना, जब आपका स्कूल में एडमिशन हो गया तब, या आपके स्कूल में ना जाने से पहले ही आपका ID कार्ड बन गया था। First you were declared as the student of the school and then you were given the ID card of the school, है ना। पहले आपको स्कूल में एडमिशन दिया गया, एज ए स्टूडेंट रिकॉग्नाइज किया गया, तभी तो जाके आपको ID कार्ड मिला ना। और सपोज इफ़ यू आर गेटिंग एनी जॉब, और आप किसी भी MNC या किसी भी तरह की जॉब कर रहे हैं, सपोज यू आर IAS नाउ, द बिगेस्ट ड्रीम एवर यू हैव टेकन इन योर माइंड। तो अगर आप जो है IAS की परीक्षा दे चुके हैं और आप सेलेक्ट हो गए हैं, यू आर एन IAS नाउ, तो आपको ID कार्ड मिलेगा, या पहले ही आपको ID कार्ड मिल चुका है आपके IAS बनने का? नो। तो यही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक ID कार्ड है प्रीएम्बल। सब द क्वेश्चंस आर कि प्रीएम्बल जब फर्स्ट पेज है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसे सबसे लास्ट में क्यों बनाया? क्योंकि दिस इज़ द ID कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब तक हमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता कि उसके अंदर क्या क्या है, तब तक हम उसका ID कार्ड कैसे बना सकते हैं? आपकी पहचान आपके कुछ बनने के बाद ही तो सामने आती है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया तब उसको रिप्रेजेंट किया गया कि हाँ, अब इसको समराइज करके एक पेज बनाया और उसे फर्स्ट पेज पर डाला गया। दिस इज़ नॉट द इंडेक्स, दिस इज़ द इंट्रोडक्शन, दिस इज़ द समरी, दिस इज़ द आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, समझ में आया कितना डीप मीनिंग था इसका, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं, हाँ नेपाल की वाली ने कहा आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स इट। लेकिन इसका भी कितना डीप मीनिंग है। अगर आपके मेंस में भी अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आए कि वाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वाई द प्रीएम्बल इज कॉल्ड एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, प्रीएम्बल कैसे बना? प्रीएम्बल बना था जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था पंडित नेहरू ने। देखो, आपको पता होगा कि पंडित नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। तो उसके अंदर जो है ये सब बातें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, हमारे प्रीएम्बल में जितनी भी बातें हैं वो सब जो है उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर थी। कोई मुझे बता सकता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास किया गया था? इफ़ यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। जवाहरलाल नेहरू जी, मैंने ये बताया भी है आपको मेरी लास्ट स्लाइड से, माना कि आई एम डिस्कसिंग पॉलिटी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, बट मैंने ये सब आपको डिस्कस कराया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी कोई चीज़ थी जो किसी ने डिस्कस की थी, एंड दैट वाज द पर्सन पंडित जवाहरलाल नेहरू, आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने रेजोल्यूशन कब डिस्कस किया था? 13 दिसंबर 1946 में। देखो, ये डेट्स मैंने आपको उसी दिन बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये डेट्स, जो है बहुत बार पूछी जाती हैं, तो इन डेट्स को भी याद कर लो। ये कोई ऐसी वैसी चीज़ डेट्स नहीं है लाइक हिस्ट्री की डेट हो गई आपको याद नहीं रखी हो पाएगी, थोड़ी सी स्पेसिफिक डेट्स होती है, ये आपको मेंशन करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। अब देखो, ये जो प्रीएम्बल है उसको जो है अमेंड किया गया है सिर्फ एक बार, ठीक है, जो था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
ठीक है, जिसे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके अंदर बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड्स किए गए थे, तो इसलिए से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो है 3 वर्ड्स नए ऐड किए गए थे हमारे प्रियम्बल के अंदर, एंड द 3 वर्ड्स वर सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इज हियर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ फ्रेटर्निटी में। देखो, हमें सोशलिस्ट और सेक्युलर तो याद रहता है, लेकिन हम इंटीग्रिटी कई बार भूल जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इंटीग्रिटी इज ऑल्सो द वर्ड दैट वाज एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब हम इनके कीवर्ड्स याद कर लेते हैं। आखिर कीवर्ड्स क्या हैं? व्हाट इज द सोवरेन और व्हाट आर द सेक्युलर मीनिंग। ठीक है, देखो, सॉवरेन मतलब क्या है? सॉवरेन का मतलब होता है कि इंडिया ना तो किसी के ऊपर डिपेंड है और ना ही डोमिनियन है किसी और नेशन की। डोमिनियन मतलब कोई उसका हेड नहीं है। इंडिया अपनी खुद की पहचान है, वो खुद ही जो करेगी अपने आप करेगी। ठीक है, फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अगर उसे इंडिया के अंदर कोई भी डिसीजन लेना है तो इट इज़ फ्री, इसको किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर एक्सटर्नल डिसीजन लेना है देन इट इज़ ऑल्सो फ्री। अगर ये कैपेबल है किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई भी नेगोशिएशन करने में, देन इट कैन। ठीक है, एक्सेप्टेड द ब्रिटिश क्राउन एज द हेड ऑफ कॉमनवेल्थ। माना कि वो कॉमनवेल्थ नेशन में पार्टिसिपेट करती है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इंडिया के इंडिपेंडेंस स्टेटस पर, क्योंकि दिस इज जस्ट एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए आपके ऊपर कि क्या हमारी सॉवरेनिटी अफेक्ट करती है अगर हम ब्रिटेन के कॉमनवेल्थ के अंडर में है, तो नो, ये इस इंडिया की सॉवरेनिटी को कहीं से भी अफेक्ट नहीं करती है। इट इज़ जस्ट एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन। ठीक है, और इसी तरह से अगर मेंबरशिप है यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में, अगर हमने मेंबरशिप बनाई हुई है तो क्या हम उसके अधीन हो गए हैं? नो, वी आर स्टिल सॉवरेन। ये भी सॉवरेनिटी को किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, इंडिया की सॉवरेनिटी में ये भी चीज़ है कि इंडिया जो है फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकती है किसी भी। ठीक है, लाइक गोवा को उन्होंने एक्वायर किया, सिक्किम को एक्वायर किया इंडिया ने, और सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन फेवर ऑफ अ फॉरेन स्टेट, और अपनी कोई भी टेरिटरी को जो है किसी फॉरेन स्टेट के फेवर में भी दे सकती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का भी एक वर्ड है जो मैंने अभी बताया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया था। ठीक है, इंडियन ब्रांड जो सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। अभी आपके दिमाग में आ गई तो सोशलिज्म मतलब कि कहीं हम रशिया वाला सोशलिज्म तो नहीं सोच रहे। नो, दिस इज नॉट द कम्युनिस्ट सोशलिज्म, दिस इज इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म एंड दैट इज द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ठीक है, इसका एम क्या होता है? द ब्यूटिफुली एक्सप्रेस्ड इन द लक्ष्मीकांत, दैट इज एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिसीज, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। द वर्ड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको ऐसा लग रहा होगा अभी तो मैंने कहीं पढ़ा है। येस, इन द प्रीएम्बल यू हैव रेड द वर्ड इज अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी के बारे में आपने अभी पढ़ा है, तो प्रियम्बल में भी ये वर्ड मेंशन है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, ये सब जो है पहले ही प्रियम्बल में मेंशन था, बस एक नाम देना कम रह गया था जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंडर दे दिया था। ठीक है, कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब है हम एंड करेंगे गरीबी, इग्नोरेंस, जैसे प्रिविलेज क्लास होती है उनको इग्नोर किया जाता है, नहीं, अब उनको नोटिस किया जाएगा, उनको जो भी बेनिफिट्स है वो दिए जाएंगे। डिसीज़ अगर कोई तरह की भी है, जैसे लाइक कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग हियर ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो उसको ध्यान में रखा जाएगा। इनइक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी, दिस इज नॉट इनइक्वालिटी, दिस इज इक्वालिटी। इक्वालिटी होगी सब जगह। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी। ओके, नेक्स्ट है ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म। मार्क्सिज्म वॉज एक्चुअली ए कम्युनिस्ट, तो थोड़ा सा कम्युनिस्ट भी है, लेकिन ज़्यादातर हमने अगर हैवीली लिया है तो वो लिया है हमने गांधीयन सोशलिज्म को। गांधीयन सोशलिज्म को इसलिए लिया है क्योंकि गांधीयन सोशलिज्म वॉज मतलब हमारे लिए बहुत फिट था, क्योंकि गांधी जी, क्योंकि मार्क्सिज्म की क्या फिलॉसफी थी कि अगर गवर्नमेंट के पास, if the government is having any resource, then it would divide that resource to whole of the country's people. ठीक है, मतलब इक्वली। पर ऐसा कब हो सकता है? इफ़ वी आर डेवलप्ड, इफ़ वी आर इक्वल इन एवरी टर्म्स, लाइक अगर गवर्नमेंट के पास 100 रुपीज़ है, देन इट शुड डिवाइड 1 रुपीज़ अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इंडिया में हर कोई ज़रूरतमंद नहीं है।
ठीक है। जैसे कि इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट द टाटाज को अगर हम हमारे गवर्नमेंट के पास 100 रुपये हैं तो इज़ इट नेसेसरी या इट इज़ रिक्वायर्ड कि हमें टाटाज को भी पैसे देने पड़ेंगे? नो, दे आर नॉट इक्वल टू दी अदर्स, मतलब उनको ना देकर जिनको ज़्यादा ज़रूरत है पहले उनको कवर किया जाए। ये गांधी का प्रिंसिपल था, गांधीयन प्रिंसिपल था। येस, दैट इज़ गोइंग टू सूट आवर इंडिया। दैट्स वाई डॉक्टर B.R. Ambedkar, the eminent Constituent Assembly chairman, took the name of socialist, and that is Gandhian socialism, कि अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो सबको बराबर मिले, लेकिन जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको पहले मिले। ठीक है। 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी जो हुई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, दैट इज़ LPG। हाँ, हाउएवर सोशलिस्ट क्रेडेंशियल्स को उसने थोड़ा सा डाइल्यूट किया था क्योंकि वो ज़रूरी था हमारे इंडिया को ग्रो करने के लिए। और DPSP भी कहीं ना कहीं डाइल्यूट करता है क्योंकि हर चीज़ जो है स्टेट को कही गई है कि वो करे। ठीक है, तो मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट को कहा गया है, तो कहीं ना कहीं सोशलिज्म का थोड़ा सा डाइल्यूशन होता है, बट इट इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेक्युलर। अब सेक्युलर का मतलब हो जाता है, अगर हम 1950s मतलब कि बिफोर द एडिंग ऑफ द टर्म, मतलब एड तो वो 1976 में, अगर हम इससे पहले अगर हम सेक्युलर वर्ड को समझते थे तो हम सोचते थे वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में क्या होता है कि रिलीजन जो है, रिलीजन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पॉलिटिक्स। ठीक है, उसमें सिर्फ इतना है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, हम रिलीजन को हर तरफ लेके चलते हैं। रिलीजन का मतलब है, हमने आर्टिकल स्पेशली बनाए हुए हैं, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, जो गारंटी देते हैं फंडामेंटल राइट्स रिलीजन के लिए। ठीक है, कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है हमारा हर एस्पेक्ट में। हम चाहे तो रिलीजन को स्प्रेड कर सकते हैं, मंदिर बनवा सकते हैं, कोई भी भगवान की पूजा फ्रीडम से कर सकते हैं। मतलब ये सब है हमारे इंडिया में, हमारे आर्टिकल्स में। ऑल रिलीजन्स जो है, जितने भी रिलीजन है हमारी कंट्री के अंदर, उन सबको जो है बराबरी दी गई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख जो भी हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, सबका जो भी रिलीजन है उसको बराबर से ट्रीट किया गया है। कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। ठीक है, चाहे वो कितने ही कम लोग क्यों ना हो उस रिलीजन को मानने वाले, लेकिन वो रिलीजन हमारे लिए सर्वोपरि है। सर्वोपरम सर्वधर्म मतलब समथिंग है ऐसा कि सबसे पहले हमारा धर्म है, फिर हमारा कुछ है। ठीक है, तो सेम स्टेटस है सबके लिए, सेक्युलरिज्म है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा डेमोक्रेटिक क्या है, हमारे यहाँ पर किस डॉक्ट्रिन पर बेस्ड है? सोवरेनिटी, दैट इज पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। डॉक्ट्रिन मतलब कि डेमोक्रेटिक के जो मतलब कि हमारे यहाँ पर सोवरेनिटी है, मतलब कि सुप्रीम पावर है पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा। सोर्स जो भी है हमारा डेमोक्रेसी का, वो पीपल हैं, लोग हैं। अगर लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो डेमोक्रेटिक कंट्री बनना तो इम्पॉसिबल है। तो ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है हमारे इंडिया में। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है हमारे इंडिया में पॉसिबल नहीं था क्योंकि यहाँ पर कम लोग नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। जैसे स्विट्ज़रलैंड में क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वहाँ पर जो है पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली। लेकिन इंडिया जैसे बड़ी कंट्री में जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही काम में आती। तो सुप्रीम पावर तो एक्सरसाइज तक की जाती है बाय द पीपल, बट ऑन द and the scary on the scary, this is scary, CARRY, the scary on the government and make laws। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट से हम, जैसे हम पीपल से डायरेक्ट तो नहीं कहते तुम आके हमें अपने व्यूज़ बताओ, पर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से हमें सोर्स, जो हमारा गवर्नमेंट का सोर्स है पीपल, उनसे हम जानकारी हासिल करते हैं और फिर गवर्नमेंट तक लेके जाते हैं और फिर गवर्नमेंट उन इश्यूज़ को लेकर लॉज बनाती है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है हमारे इंडिया में। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोवाइड करता है फॉर द रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, इसका मतलब क्या है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज एंड एक्शंस। ठीक है, द वेरी इंपॉर्टेंट phrase that you can add in every question whatever you read and whatever you're going to write about the पॉलिटी, कि अगर एग्जीक्यूटिव जो भी होता है उसे रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है वो क्या कर रहा है लेजिस्लेचर को। ठीक है, जो भी वो कर रहा है उसके लिए उसको उत्तरदायी होना ज़रूरी है।
यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यस कि अबव 18+ जो है वोट कर सकते हैं। मतलब पहले क्या था 21+ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, डॉक्टर BR अम्बेडकर कंसिडर दैट आवर इंडियन पॉपुलेशन इज़ हाईली ब्रेनी, बहुत समझदार है, 18+ होते ही बहुत कुछ समझ जाती है। तो येस इट्स गुड कि 18+ होते ही उनको वोट देने का अधिकार दिया जाए और सबको दिया जाए, ठीक है। पीरियोडिक इलेक्शंस होने चाहिए। देखो डेमोक्रेसी का मतलब इलेक्शंस ही नहीं, पीरियोडिक इलेक्शन भी है। लाइक इलेक्शन तो होते हैं, हाँ हम डेमोक्रेटिक हैं, हमारे कंट्री में इलेक्शन होते हैं, लेकिन कितने पीरियड्स में होते हैं ये भी तो ध्यान देना जरूरी है। ऐसा तो नहीं आए एक इलेक्शन जो है इस महीने हो गया, अगला इलेक्शन जो है लाइक अगला इलेक्शन 10 साल बाद हो रहा है। नो, जो उनका पीरियड है, जो उनका टाइम मेंशन है, उसी टाइम पर उनके इलेक्शन होने ज़रूरी है। रूल ऑफ लॉ है, जुडिशरी को इंडिपेंडेंस दी गई है, ठीक है। जुडिशरी जो है अधीन नहीं है पार्लियामेंट्री के, जुडिशरी अलग काम करती है, एग्जीक्यूटिव अलग काम करता है, लेजिस्लेचर अलग काम करते हैं, ठीक है। ओके, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटी। डिस्क्रिमिनेशन, देखो इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि डिस्क्रिमिनेशन होता ही नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ता है कई जगह पर, बट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड जो कि डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को खराब करते हैं, सिर्फ उस ग्राउंड पे हमें डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इंडियन पॉलिटी के किसी भी डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को अगर वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं तब हमें डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ेगा। देखो ये लाइन बिल्कुल भी नहीं है कि देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, यस देयर इज, बट ऑन द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटी। नेक्स्ट इज रिपब्लिक। रिपब्लिक में क्या है कि हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम है वो रिपब्लिक है। जैसे आपने ब्रिटेन में देखा होगा कि राजा का बेटा ही राजा बन रहा है, तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर वो लायक है, इफ़ ही इज़ इलेक्टेड देन ही कैन बी प्रेसिडेंट इन आवर कंट्री, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें उस तरह की बात तो है नहीं राजा वाली, लेकिन वो सिर्फ राजा का बेटा है, दैट इज़ वाई ही इज़ हेडिंग द कंट्री। नो, तो मोनार्की और रिपब्लिक होता है। मोनार्की जो है वो हमारे ब्रिटेन में है कि हेरिडिटरी इंजॉय की जाती है, डायनेस्टी है वहाँ पर, ठीक है, कि कब से वही चलता आ रहा है, चार्ल्स और ये एलिजाबेथ एंड ऑल, ठीक है। लेकिन दे आर हैप्पी क्योंकि उनके वहाँ पर फिर भी ठीक चल रहा है, सब बहुत अच्छा है इवन, ठीक है। और रिपब्लिक इनडायरेक्टली इलेक्टेड हेड हैं जिसे प्रेसिडेंट कहा जाता है, ठीक है। जितने भी पब्लिक ऑफिसेज हैं, मतलब अगर कोई भी पब्लिक ऑफिस है, कोई भी मिनिस्टर आप बनना चाहते हो, दे आर ओपन टू एवरी स्टेट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा नहीं है कि नहीं ये नेता था पहले तो इसी का ही बेटा नेता बनेगा, नो, हर किसी के लिए ओपन है ये ऑफिस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जस्टिस। जस्टिस मीन्स 3 तरह की फॉर्म हमने ऐड की थी रशियन रिवोल्यूशन से लेके, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। हमें अच्छी लगी, हमने ऐड कर दी, सूटिंग टू आवर इंडिया, तो हमने ऐड कर ली। डजंट मीन कि हमने रशिया को अडॉप्ट कर लिया या रशिया की टर्म्स अडॉप्ट कर ली। हमें ये तीनों पॉइंट्स जो है बहुत सुटेबल लगे हमारे इंडिया के लिए, तो दैट्स वाई वी एडिड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस जो है सिक्योर्ड होता है थ्रू वेरियस प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के अकॉर्डिंग ही हमें जस्टिस मिलता है। अब इसमें 3 तरह के जस्टिस बताए गए, तो इनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस का मतलब है हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ क्या उसकी कास्ट है, क्या कलर है, गोरा काला, रिलीजन क्या है उसका, या फिर जो भी डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस हैं उन पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। जस्टिस सबके लिए सेम होगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स जस्टिस, गरीब अमीर चाहे कोई भी हो, अगर उसे जस्टिस चाहिए तो ही विल गेट द जस्टिस फॉर श्योर फ्रॉम द कोर्ट, क्योंकि उसके लिए सब सिटीजन बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि अंबानी जा रहा है तो उसको पहले जजमेंट दे दिया या उसको ज़्यादा अच्छा जजमेंट दे दिया उसी सेम क्राइम के लिए, जबकि एक गरीब आदमी जा रहा था तो उसको अलग जजमेंट दे दिया सेम क्राइम के लिए। नहीं, दोनों को सेम जजमेंट मिलेगा, ठीक है। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट, कि सभी को जो है पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा। अगर कोई पॉलिटिकल ऑफिस में जाना चाहता है तो वो इक्वली जा सकता है, ठीक है। अपनी अगर रिट पिटिशन सा कुछ भी है तो वो इक्वली है, सबके लिए कोई भी जा सकता है, ठीक है। वो गवर्नमेंट के लिए सबकी वॉइस बराबर है, ठीक है। तो आपको पता चल गया जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये तीनों का मतलब पता चल गया। नेक्स्ट है हमारा लिबर्टी। लिबर्टी में क्या होता है? लिबर्टी इज सम काइंड ऑफ एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल, कि जो भी इंडिविजुअल एक्टिविटी जो भी करना चाहता है तो उसको करने से ना रोकना,
ठीक है, एंड इन द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान करना देना कि उनकी डेवलपमेंट हो उनकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का। ठीक है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी उन्हें टाइम बाय टाइम मिलती रहे। दिस वाज द क्वेश्चन आई थिंक इन द 2019 प्री में, लिबर्टी, व्हाट इज़ लिबर्टी। तो उसमें 4-5 ऑप्शंस थे। देखो एकदम से डायरेक्टली एम लक्ष्मीकांत से भी क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, तो दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इस बुक का हर पन्ना, हर लाइन बहुत अच्छे से समझिए, कुछ भी आ सकता है, एज इट इज़ उठा के क्वेश्चन दे दिया जाता है। देखो लिबर्टी का मतलब ये नहीं है दैट वी आर हैविंग लाइसेंस टू डू वट एवर वी लाइक। ठीक है, हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन की गई हैं कि अगर आपने लिबर्टी रहते हुए कुछ ऐसा ये किया, ऐसा वो कदम किया, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है उसमें ज़्यादातर मेंशन है कि अगर आपने ये किया वो किया तो यू विल बी पनिश्ड, मतलब कि यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस इवन इफ़ यू आर हैविंग द लिबर्टी। जैसे अभी देख लो कोरोना वायरस चल रहा है, क्या हम वो सब कर रहे हैं जो हमारी मर्जी हो रही है? क्या हम लिबर्टी ले रहे हैं? नो, क्योंकि हमें अब रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, हमारे लिए थोड़ी लिमिटेशन आ गई है कि अब डिसीज़ आ गया है तो आपको अपनी लिबर्टी पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यानी टाइम बाय टाइम जो है हमारी लिबर्टी को कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो इसका मतलब है लिबर्टी इज़ नॉट एब्सोल्यूट, लेकिन क्वालिफाइड है। एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं है हमारे पास, थोड़ी थोड़ी मैनर्स में हमें लिमिटेशन मिल भी सकती है। ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ले गए हैं। देखो जो कुछ वर्ड्स में बीच बीच में डिस्कस कर रही हूँ, कुछ रशिया से ले गए, कुछ फ्रेंच से लिए गए हैं, तो ये वर्ड्स भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, LEF जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए गए हैं। ठीक है, इक्वालिटी पर हम आते हैं। इक्वालिटी का मतलब है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब कि किसी भी सोसाइटी को, किसी भी इंसान को या किसी भी पीपल को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं देना है, चाहे वो किसी भी सोसाइटी से बिलोंग करता हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी क्लास से बिलोंग करता हो। ठीक है, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। द प्रोविज़न फॉर एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि हमारे प्रीएम्बल में कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अमंग द ऑल, मतलब सबको जो है इक्वल ट्रीटमेंट देना, इक्वालिटी है, हर किसी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, तो ये हमें बताया गया है हमारे प्रेम्बल में भी। तो वही यहाँ पर है कि इक्वालिटी, हमें पूरे अपॉर्चुनिटी भी दी गई है प्रॉपर, तो हमें सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी है ना, ये दिया है ना। तो सिविक इक्वालिटी भी है। सिविक इक्वालिटी का मतलब है ऐसी इक्वालिटीज़ जो हमें करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से पता चल रहा है हाँ हम इक्वल है, हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन भी है, लाइक आर्टिकल 14 खुद कह रहे इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि लॉ के सामने सब इक्वल है, कोई बड़ा छोटा अमीर गरीब नहीं है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड RRCSB, दिस इज़ माइन मतलब कि शॉर्ट टर्म है, निमोनिक है RRCSB, की रिलीजन, रेस, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ एस इज़ रिमूव नाउ। ठीक है, RRCB की मतलब कि किसी भी बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आर्टिकल 15 कहता है ये। और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अपॉर्चुनिटी के लिए सबको बराबरी देंगे। ठीक है, बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अगर होगा कोई भी, तो आर्टिकल 16। और अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने का आर्टिकल 17, सॉरी इट इज़ 16। एंड अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 70। टाइटल्स मतलब कि ये अब कोई राजा महाराजा वाला टाइटल नहीं चलेगा, एवरीवन इज इक्वल। ठीक है, लेकिन कुछ टाइटल्स हैं जिन्हें एक्सेप्ट किया गया है, जैसे कि कर्नल हो गया, ठीक है ना, ये सब। नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन, ये पॉलिटिकल हम पढ़ रहे हैं अब कि कोई भी पर्सन जो है इनएलिजिबल नहीं है अगर वो इलेक्टोरल रोल में आना चाहता है। रिलीजन, रेस, सेक्स, किसी के लिए भी वो अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता अगर वो इलेक्शन के प्रोसेस में भी सम्मिलित होना चाहता है। लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शंस भी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज है, आर्टिकल 326 ये कहता है।
ठीक है, इक्वालिटी पता चल गया। अगला है हमारा फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना है। फंडामेंटल ड्यूटी है 51A के अंदर, जिसमें खुद लिखा हुआ है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी। ठीक है, सभी को भाईचारे की भावना बना के रखनी है। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल होना चाहिए, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, dignity of individual and unity and integrity of nation, this was the word that was added by 42nd amendment act, है ना। तो डिग्निटी होनी चाहिए इंडिविजुअल की, भाईचारे के साथ साथ डिग्निटी भी देनी चाहिए इंडिविजुअल को, यूनिटी भी देनी चाहिए और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, इंटीग्रिटी वर्ड देखो लिखा हुआ है 42nd अमेंडमेंट एक 1976 में ऐड किया गया था। सिंगल सिटीजनशिप है हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, अब क्या सिग्निफिकेंस है हमारा प्रियम्बल के लिए, क्यों ज़रूरी है सिग्निफिकेंस, क्या है इसका प्रियम्बल का। देखो फंडामेंटल वैल्यूज़ है इसकी कुछ, पॉलिटिकल, मॉरल एंड रिलीजियस। पॉलिटिकल तो जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर जो है वो सब है जो पॉलिटिकल वैल्यूज़ के लिए होना ज़रूरी है। ठीक है, कि इलेक्शंस टाइम पे किए जाएंगे, इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, इक्वली मतलब डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है, ये सब फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ पॉलिटिकल वैल्यूज़ में आ जाता है। मोरल वैल्यूज़ में क्या है कि हमें इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए, हमें ब्रदरहुड की भावना बनानी चाहिए, सोशलिज्म है, तो ये मोरल वैल्यूज़ हो गई। और रिलीजियस वैल्यूज़ जो आर्टिकल 25 to 28 जितनी भी मेंशन है हमारे लिए कि सेक्युलर है इंडिया, इसमें हर रिलीजन का सेम धर्म से पालन होता है, ये सब, तो ये सब रिलीजियस में आ गया। तो प्रियम्बल के अंदर ये सारी वैल्यूज़ भी दी गई हैं। ठीक है, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने तो बोला था कि प्रियम्बल जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सप्रेस करता है जो हमने बहुत टाइम से हमारा सपना था। ठीक है, के.एम. मुंशी ने इसे हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा है। अर्नेस्ट बार्कर ने कहा ये दिस इज द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ जो है ना ये किसने लिखा है, ये कब ये किसके बारे में लिखा है, ये सब भी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे लिख देंगे कि की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है, किसके लिए क्या है, प्रियम्बल के लिए क्या है, फंडामेंटल राइट्स के लिए क्या है, डीपीएसपी के लिए क्या है, या ड्यूटीज़ के लिए क्या है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है ये भी आपको पढ़नी होती हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज आर डिस्कशन ऑन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैं चाहूँगी कि आप लाइक करें हमारा पेज एंड टेल योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब आवर चैनल टू लाइक आवर वीडियो एंड शेयर आवर वीडियोज़ एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच।